गुड मॉर्निंग 8th क्लास। तो हम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? भारत एक खोज। भारत एक खोज पुस्तक का हम 5वां भाग पढ़ रहे हैं। 5वें पाठ के हम 2 भाग कर चुके। आज हम पेज नंबर 79 से पढ़ेंगे। पेज नंबर 79 से पहले हम अमीर खुसरो के बारे में पढ़ रहे थे कि वह कैसे प्रसिद्ध था, गीतकार था, संगीतकार था, वाद्य यंत्रों का उसने आविष्कार किया, अनेक जगह उसका नाम प्रसिद्ध था। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद बाबर और अकबर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 79 बुक खोलेंगे, पेंसिल हाथ में रखेंगे। बाबर और अकबर भारतीयकरण की प्रक्रिया। अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था। प्रश्न 1 पहली लाइन में बना है, रेखांकित करो। प्रश्न 1 क्या बना कि मुगल खानदान का तीसरा शासक कौन था? कौन था? अकबर। प्रश्न 1 फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की। उसने बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 में विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाबा ने कब विजय प्राप्त की थी? 1526 में। किसके? अकबर के। देखो प्रश्न 2 फिर बना, भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? जब भारत में आए उसके 4 वर्ष के अंदर भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका अधिकतर समय युद्ध में और आगरा के एक भव्य राजधानी बनाने में भी था। किसका? बाबर का। यह काम उसने कुस्तुतनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर कराया। एक शिल्पकार को बुलाया और उससे यह काम करवाया। बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक है। अब बाबर की विशेषताएं देखो। कोई आपसे बाबर की विशेषताएं पूछे तो यहाँ से लिख सकते हो। वह उसका आकर्षक व्यक्तित्व है। वह नई जागृति का शहजादा है। बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य, अच्छे रहन सहन का शौकीन है। ये देखो अंडरलाइन कर लो बाबर की विशेषताएं। बाबर का व्यक्तित्व। उसका पौत्र अकबर। अकबर किसका पोता था? बाबर का। उससे अधिक आकर्षक और गुणवान है। कौन? अकबर। वह बहादुर, दुस्साहसी है, योग्य सेनानायक है। इस सब के अलावा विनम्र, दयालु, आदर्शवादी, स्वप्नदर्शी है। ये किसकी विशेषताएं आ रही है? अब अकबर की। पहले बाबर की आई थी, अब अकबर की। साथ ही वह लोगों को ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। अकबर कैसा है? जो उसके प्रजा के लोग हैं उसमें अपना स्वामी भाव जल्दी जगा लेता है। वह लोगों के दिल और दिमाग में विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत का पुराना सपना उसने फिर आकार लेने लगा। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य न हो बल्कि जनता पर संबंध हो। 1556 में 56 को बोलते हैं। आरंभ होने वाले अपने लंबे शासन के लगभग 50 वर्ष के दौरान वह बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा। बहुत से स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया। उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की। किसने? अकबर ने। उसका बेटा और वारिस जहांगीर इस तरह आधा मुगल आधा हिंदू राजपूत था। अब अकबर के बेटे का नाम जहांगीर। देखो कितनी नॉलेज है इस बुक में। जहांगीर का बेटा शाहजहां था और उसकी माँ राजपूत माँ का बेटा था। इसलिए वह तुर्क मंगोल वंश, तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। राजपूत राजघरानों से संबंध बनाने से उसका साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ। इस मुगल राजपूत सहयोग ने, जो बाद में शासकों के शासन में भी चलता रहा, केवल सरकार, प्रशासन,
सेना को नहीं, कला, संस्कृति, रहन सहन को भी प्रभावित किया। अब ये देखो, जो राजघरानों का संबंध होने से साम्राज्य मजबूत हुआ और किस किस में परिवर्तन आया? सरकार, प्रशासन, सेना में ही नहीं, कला में भी, संस्कृति में भी, रहन सहन में भी परिवर्तन आ गया। अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। महाराणा प्रताप का नाम भी सबने सुना है ना, कितने बहादुर थे। राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से, जिसे वह विदेशी विजेता समझता था, औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे मारे फिरना बेहतर समझा। बेहतर, अच्छा समझना। अगले पेज पे आ जाओ, पेज 81। अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया, उसके आदर्शों के प्रति समर्पित था। इन फौजों में फैजी और अबुल फजल नाम के दो मशहूर भाई, बीरबल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना शामिल थे। उसने एक ऐसे समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मान्य था। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में उतने लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में। मुगल वंश भारत में स्थापित हुआ जैसे वह भारत का अंश हो। अब किसका स्थापना होगी? मुगल वंश की। किसने की? बाबर का नाम आया, अकबर का नाम आया, शाहजहां का, और जहां ये सब नाम आने के बाद इन्होंने भारत पर अपना अधिकार कर लिया और मुगल वंश की स्थापना हो गई। अगला पॉइंट देखेंगे, यांत्रिक उन्नति, रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। अकबर के दरबार में पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं कि, अंडरलाइन करेंगे, किसका नाम आया? पुर्तगाली का। किसका? जेसुइट। उसकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी, वह सबके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसने सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था, साथ ही बहुत यांत्रिक कलाओं का, यंत्र, इंस्ट्रूमेंट। फिर भी वह अजीब बात है, उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। एक बिंदु, एक पॉइंट पर जिज्ञासा, जानने की इच्छा। यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता और पता लगाया होता संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की। आपकी बुक में लाल किले का चित्र बना हुआ है और बुलंद दरवाजा आगरा का, आगरा में बुलंद दरवाजा है और लाल किला दिल्ली में है। देखो, जनरल नॉलेज की बात आ गई यहाँ भी कि हमें लाल किले के बारे में पता लगा, कहाँ पर है? दिल्ली में। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? आगरा में। पेज नंबर 82 पे आ जाओ, ताजमहल भी कहाँ है? आगरा में। बुनियाद रख तो दी, लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल कराकर राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर पाया। उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 साल तक कायम रही। सियासत के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे, केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ती गई, पर दरबार का प्रताप बना रहा। सारे एशिया, यूरोप में आलीशान मुगल बादशाहों का यश फैल गया। कहाँ कहाँ फैला? एशिया और यूरोप में। किसका? मुगलों का यश। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुई। आज भी बहुत सुंदर सुंदर इमारतें हैं दिल्ली में भी और आगरा में भी। यह भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी। प्रेरित वास्तुकारों, निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को
मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया। आज भी ताजमहल देखने दुनिया जाती है। इतनी सुंदर ताजमहल की इमारत है, जैसी बनी थी आज भी वैसी ही दिखाई देती है। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस टकराहट ने बुराइयों को खोल कर रख दिया जो हिंदू समाज पर घर कर गई थी। जात पात का सड़ांध, मतलब जाति पाति का भेदभाव, अछूत प्रथा, अलग अलग रहने की बेढब प्रवृत्ति, मतलब कितना बिखराव आया। भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया। इस विचारधारा में टकराहट से कई आंदोलन खड़े हुए, जिसका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था, अर्थात धार्मिक तालमेल बढ़ाना था। प्यारे बच्चों, आज पेज नंबर 83 के स्टार्ट में ही मैंने छोड़ दिया। अगली कक्षा में हम 83 का पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हमने कितना जाना? हमने अकबर के बारे में जाना, बाबर के बारे में जाना, शाहजहां के बारे में जाना, मुगल शासकों ने कैसे इमारतों का निर्माण किया जो आज भी भव्य इमारतें खड़ी हुई हैं। तो प्यारे बच्चों, पाठ को ध्यानपूर्वक सुनना और अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।